Good morning, students. I am Shahishar with your economics classes. How are you, students? Okay, beta. I hope you will be fine. First of all, my dear students, everything's which we can teach you. Please listen concentrately. And important things which you like, you can write down your notebook. And any topics which you have feel some hardness, so please tell me through the message. Sir, I am facing some difficult. I can explain it further and further, and in the other way, I promise आपको समझ आ जाएगा. But students, please inform me that, sir, I have faced some difficulties on this particular topic. So don't be hesitate. So students, our chapter is going on the investment, and last classes we have discussed on the type of investment. So today we have discussed on the concept of depreciations. Depreciations means मूल्यह्रास. When we invest some money in the capital goods, in the process of production, the capital goods have some depreciations, just like the value जो घिसावट पिटावट आदि वगैरह होती हैं, वो उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होती है. सो उसी को हम डेप्रिसिएशंस बोलते हैं. हिंदी में उसको मूल्यह्रास बोलते हैं, यानी मूल्यह्रास की धारणा. क्या होता है मूल्यह्रास की धारणा? चलो मैं आपको बिल्कुल शुद्ध समझाता हूँ हिंदी में. कि जब आप मान लीजिए कोई मशीन आप लेके आते हैं, नई मशीन लेके आते हैं, उस तो आप गाड़ी लेते हैं, तो उसका जो आरसी बनती है उसके ऊपर उसकी एज लिखी होती है कि आफ्टर दिस ये काम की नहीं है, उसका वो नहीं होता है. तो इस तरह से मान लीजिए हम एक मशीन लेकर आए, हमें लग रहा है कि ये जो है 10 ईयर्स तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 10 ईयर्स चलती रहेगी और 10 ईयर्स बाद वो बिल्कुल बंद हो जाएगी काम करना. ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली धीरे धीरे उसके मूल्य में गिरावट आती है. जैसे आपने गाड़ी खरीदी, फर्स्ट 6 मंथ में कोई कमी नहीं आएगी, आफ्टर डैट उसमें टायर डलेंगे, उसके बाद फिर उसका इंजन होगा, तो धीरे धीरे जो उसमें जो कमी आती है उसकी वैल्यू में, जो उसका ह्रास होता है, उसी को मूल्यह्रास बोलते हैं. अब बात आती है कि जो मूल्यह्रास होता है हमारा, उसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे दर निकालते हैं. तो उसमें निकालते हैं कि हम जैसे 10 ईयर्स है, उसकी टोटल कीमत से उसको डिवाइड करते हैं, तो पर ईयर उसके मूल्य में कितनी कमी आ रही है. फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और उसकी जो एज है वो 10 ईयर्स है, तो हम 10 लाख रुपए को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 लाख पर ईयर उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो वो होती है. अब बात आती है कि जो डेप्रिसिएशन होती है, वी हैव जस्ट 2 टाइप. एक होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और दूसरा है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन. अब डिफरेंस क्या है प्रत्याशित और अप्रत्याशित के अंदर? एक्चुअली प्रत्याशित का मतलब होता है, एक्सपेक्टेड होती है हमें कि आफ्टर 10 ईयर्स जो मशीन है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी एज नहीं रहेगी. ये तो हमें उम्मीद है. हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स उसकी सर्विस होगी, आफ्टर 6 मंथ वी कैन चेंज द टायर. तो ये सारी चीज़ें हमें पता होता है कि इतने दिन बाद ये होने वाला है, इतने दिन बाद ये होने वाला है, तो एक्सपेक्टेड होती है, तो उसको हम अप्रत्याशित अप्रचलन बोलते हैं, यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. उसके बाद हमारा होता है अनएक्सपेक्टेड. तो अप्रत्याशित का मतलब होता है, यानी प्रत्याशित तो हो गया, अप्रत्याशित का मतलब मीन्स कि वी कांट इमेजिन दैट इट विल बी हैपन्स, वी हैव नॉट एक्सपेक्टेशंस दैट इट विल बी हैपन. ये उम्मीद नहीं होती है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव जस्ट परचेज अ न्यू व्हीकल, न्यू बस, बट you just you are beginning your journey from your home to market. In the middle of the way your vehicle is collide, तो वो एक्सीडेंट हो गया. फॉर एग्जांपल, आप अभी नई बिल्डिंग बनाई है, क्या हुआ कि वहाँ भूकंप आ गया और वो गिर गया. तो हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसा हो गया. तो ऐसा हो जाना, जो हमारी उम्मीद के अलावा जो हो जाता है उसको अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशंस बोलते हैं. तो बेटा ये थे हमारे, जैसे प्राकृतिक विपदाएं आ जाते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, डिप्रिसिएशन आ जाता है इकोनॉमी में, मंदी आ जाती है, तो उस तरीके. अब बात है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइनिफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. हमने इसको पढ़ा क्या है एक्चुअल में? तो हमने इसको इसलिए पढ़ा है कि मूल्यह्रास एक ऐसा होता है, उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए.
तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो आई होप कि आप जो है मार नहीं खाएंगे आगे चलकर। क्योंकि हम आमतौर पर क्या करते हैं, हमने एक गाड़ी ले ली, उसने फर्स्ट 6 मंथ में हमें 2 लाख रुपए अर्न किए, तो हमने उससे कोई फंड नहीं रखा है। जो आए बस बहुत कमा रहे हैं, खुश हैं और उनको एक्सपेंड कर रहे हैं, हमने उसके लिए कोई फंड नहीं बनाया। हम जानते ही नहीं थे कि डेप्रिसिएशन होती क्या एक्चुअल में। तो अचानक क्या होगा, सडनली गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो अब हम फंड तो हमने रखा ही नहीं है, तो उसके बाद हमें दिक्कतें होती हैं। इसलिए जो डेप्रिसिएशन के बारे में जो उसकी वैल्यू होती है, हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो इतने साल जाएंगे, हम हर साल उसके लिए इतना रिजर्व फंड रखेंगे। जैसे ही उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाएगी, उसकी जगह हम नई रिप्लेसमेंट कर लेंगे, तो वी हैव नो प्रॉब्लम। सो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो यू नो दैट्स की डेप्रिसिएशन मीन्स जो उसका जो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, उसका जो हमारा मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जो हमारी घिसी पिटी परिस्थितियाँ या अचानक होने वाली परिस्थितियाँ, उनसे आसानी से निपटा जा सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। सो अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन फंड है तो वी हैव नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसलिए हमें हमें नई मशीन जो उसकी एज जब पूरी हो जाएगी, तो हमें जो नई मशीन उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, तो देन वी हैव नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पर हमें आसानी होती है कि अगर हम उसकी एज को निकाल लेते हैं कि पर ईयर उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू ये है, तो उसकी जो एज होती है उसको फिनिश होने के बाद में, पूरा होने के बाद में, हम दूसरी मशीन जो है उसके सामने रिप्लेसमेंट कर देते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरे होता है कि बीच में अगर कुछ हो जाता है तो हमारे पास एक अलग से उसका फंड होता है, तो हमें किसी से उधार लेना या किसी से रेट ऑफ इंटरेस्ट में मनी लैंड करना, वो सारी दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि हमने उसके लिए रख रखा है, किसी भी परिस्थिति के निपटने के लिए हमने रख रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टॉक क्या है एक्चुअल में, मीनिंग ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर आपके पास क्या है, कितना स्टॉक है, कितना माल है, उसको स्टॉक बोलते हैं। और जो फ्लो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी उसका एक कंटिन्यूटी चलती रहती है। फॉर एग्जांपल वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो आपका स्टॉक है। और आय जो इनकम यू कैन गेट एवरी मंथ, दैट इज़ द फ्लो। नेक्स्ट है हमारा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स होता है वो हमारा स्टॉक होता है। एंड मुद्रा का वे जो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, वो हमारा स्टॉक होता है। तो कैपिटल्स है, वो कैपिटल्स हमारा स्टॉक है। और कैपिटल फॉर्मेशन हमारा फ्लो है। मेरे पास ये एक लैपटॉप है, ये जो है एक स्टॉक है एक तरह से। और अगर मैं दूसरा लैपटॉप लाऊं तो वो फ्लो हो जाएगा एक तरह से, यानी उसमें फॉर्मेशन या इसमें कुछ और सुधार करूं, एक गाड़ी है, तो इस तरह से वो होता है हमारा। बैंक डिपॉजिट स्टॉक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल टुडे इन 20 जुलाई वी हैव 3 लाख रुपए, तो वो डेट इज़ द स्टॉक। बट वी कैन गेट द एवरी मंथ 15,000 या 13,000, 25,000, वी कैन गेट द एवरी मंथ, डेट इज़ द फ्लो। तो वो होता है आपका पानी की टंकी, यानी वाटर इन द ओवरहेड टैंक। हमारे जो छत के ऊपर पानी की टंकी होती है, उसमें वो पानी जो होता है वो स्टॉक होता है। बट लीकेज ऑफ वेयर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, ओवरहेड टैंक यानी ऊपर जो टैंक है, अगर उसमें से लीकेज हो रहा है तो वो हमारा फ्लो हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, उसके बीच की जो दूरी है वो स्टॉक है। बट द स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, स्पीड जो है वो आपकी फ्लो है। तो स्टॉक एंड फ्लो में यही है बेटा। तो ये टॉपिक आई थिंक आपका जो सेकंड लेसन है वो फिनिश हो गया है। फर्दर वी कैन डिस्कस ऑन देयर समरी स्टेटमेंट, यू कैन रीड द समरी स्टेटमेंट्स, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो बेटा इनको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, कैन कंसंट्रेटली सी इन दैट एंड मेक ए नोट्स, मेक ए प्रॉपर नोट्स। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जस्ट लाइक distinguish between intermediate goods and final goods, what is the mean by investment, explain its various type। दूसरा distinguish between stock and flow, variables with example। These all are very important questions, so please read and if you have any problem then ask me। concentrately आपको उनको read करो, that's it। So our next chapter is third, the chapter name is circular flow of income and product, that is very important lesson। So today we have discussed on that topic।
tomorrow. Thank you for your kind attention.